नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम आगामी एसआई भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर कुछ हिंदी भाषा के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि वर्तमान सीजी व्यापम के द्वारा जिस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है उस पर आधारित होंगे। तो बिना विलंब किए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? ऑप्शन है आपके पास शब्द, ध्वनि, लेख या वाक्य। तो यहां पर यदि भाषा की बात करें तो पहली चीज यहां पर बात हो रही है लिखित भाषा की। लिखित भाषा की बात हो रही है क्योंकि लिखित भाषा जो है उसी का व्याकरण संभव होता है। आपको पता होगा भाषाएं जो है वो तीन प्रकार की होती हैं। एक लिखित भाषा होती है, एक मौखिक भाषा होती है और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। इसमें व्याकरण की बात करें तो लिखित भाषा का ही व्याकरण संभव होता है। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि लिखित भाषा का अंग कौन नहीं है, तो इसका उत्तर होगा लिखित भाषा का अंग नहीं है लेख। शब्द भाषा का अंग है क्योंकि शब्दों की रचना के बारे में आप पढ़ते हैं। शब्दों की रचना के अंतर्गत ही आप संधि पढ़ते हैं, पद रचना में आप समास भी पढ़ते हैं। तो शब्द तो वाक्य के या भाषा के अंग हैं। ध्वनि की बात करें तो ध्वनि भी भाषा का अंग है क्योंकि ध्वनियों के बिना तो भाषा संभव ही नहीं है। यदि ध्वनि की बात करें तो इसके अंतर्गत अगर लिखित भाषा में बात करें तो वर्ण और वर्णमाला, इसके अलावा अक्षरों का आप अध्ययन करते हैं, अक्षरों के बारे में पढ़ते हैं, तो यह भी भाषा का अंग है। वाक्य भी आप पढ़ते हैं, इसीलिए तो शब्द शुद्धि के साथ आप वाक्य शुद्धि वाला टॉपिक पढ़ते हैं। इसके अलावा वाक्य रचना पढ़ते हैं, वाक्य के प्रकार पढ़ते हैं, तो यह भी भाषा का अंग है। भाषा का अंग कौन नहीं है? लेख। यहां पर मूल व्याकरण की यदि बात करें तो मूल व्याकरण में ये तीनों चीजें होती है, जबकि मूल व्याकरण का अंग कौन नहीं होता? लेख जो है ये मूल व्याकरण का विषय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति होती है संस्कृत के भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है बोलना। और भाष का अर्थ होता है बोलना, इसीलिए भाषा के जो सबसे पहले व्याकरण के मर्मज्ञ हैं या व्याकरणाचार्य हैं, जिनका नाम है आचार्य महर्षि पाणिनि, इनकी पुस्तक थी अष्टाध्यायी, याद रखिएगा। इनकी अष्टाध्यायी पर जो टीका लिखा गया था महाभाष्य महर्षि पतंजलि के द्वारा, इस महाभाष्य में पतंजलि भाषा को परिभाषित करते हुए कहते हैं भाषम व्यक्तायाम वाची, भाषम व्यक्तायाम वाची भावम मनेन उपजन्ते, भावम मनेन उपजन्ते, अर्थात भाषा अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जो मन में उत्पन्न होने वाले भावों को अभिव्यक्त करती है। तो याद रखिएगा भाषा जो है ये किस धातु से आया है? तो ये आया है भाष धातु से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दही शब्द क्या है? यहां पर दही शब्द का लिंग आपको पूछ रहा है कि दही शब्द किस लिंग से संबंधित है। तो हिंदी में यदि बात करें, हिंदी में लिंग की परिभाषा दी जाती है ऐसे शब्द रूप से जो ये बताता है कि कोई दिया गया शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। याद रखिएगा शब्दों का लिंग होता है, वस्तुओं का लिंग नहीं होता है। ठीक, एक ही चीज को आप अलग अलग शब्दों के माध्यम से जब बोलेंगे तो उसका लिंग परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को अभी थोड़ी देर में समझेंगे। सबसे पहले जानिए कि ये जो लिंग है ये क्या है? ये शब्द रूप है जो ये बताता है कि कोई दिया गया शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। यदि हिंदी में बात करें लिंग के भेद की तो केवल दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और
स्त्रीलिंग। याद रखिएगा, नपुंसक लिंग या उभय लिंग जैसी कोई व्यवस्था हिंदी में नहीं होती है। पुल्लिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं। वहीं स्त्रीलिंग ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं शब्द लड़का, तो हाँ भाई ये एक पुल्लिंग शब्द है। क्यों? जब मैं लड़का बोलता हूं तो एक पुरुष जाति के व्यक्ति का बोध होता है। वहीं अगर मैं लड़की शब्द प्रयोग करूं तो लड़की शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है। कभी कभी प्रश्न आपको इसी प्रकार से पूछता है, आपको कोई शब्द दे देगा और पूछेगा कि इस शब्द का लिंग क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या कोई और लिंग है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। देखिए, किसी भी शब्द का लिंग निर्धारित करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह होता है कि आप उस शब्द से संबंध कारक अव्यय जोड़िए। संबंध कारक अव्यय क्या होते हैं? जब हम कारक रचना पढ़ते हैं तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, फिर आपके छठे नंबर पर आता है संबंध, और संबंध का चिन्ह होता है का, के और की। यदि कोई शब्द जिसमें का शब्द उपयुक्त प्रतीत होता है वो शब्द पुल्लिंग होता है, जबकि ऐसा शब्द जिसके साथ की लगे वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। जैसे मैं अगर बात करूं राजा का बेटा और राजा की बेटी, तो यहां पर ये जो का या की लगा है, ये देखिए का लगा है, ये देखिए की लगा है। ये जो का या की लगा है ये अपने ठीक बाद वाले शब्द के लिंग को बताता है। यदि का लगा है तो ये जो आगे शब्द है ये पुल्लिंग होगा, पुरुष जाति से संबंधित होगा, और यदि की लगा तो ये जो आगे वाला शब्द है, अगला शब्द, ये स्त्री जाति से संबंधित होगा, एक स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो ऐसा करके आप किसी शब्द का लिंग निर्धारित कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो शब्द किस लिंग से संबंधित है। दूसरा तरीका यह होता है कि आप उस शब्द को या आप उस शब्द से वाक्य बनाएं। यदि आप वाक्य बनाएंगे तो क्रिया का स्वरूप जो है वो भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के रूप में हमको दिखता है। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है। यहां पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो राम शब्द है इसके लिंग का निर्धारण क्रिया रूप से हो रहा है। ता है लगा है, ता है यदि लगा है तो ये राम यानी कर्ता जो है वो कौन है, ये पुरुष जाति से संबंधित होगा। और यहीं पर मान लो मैं सीता शब्द का प्रयोग करता हूं, सीता स्त्रीलिंग शब्द है, तो सीता आम खाती है, तो यहां पर क्या आया, ती है आया। ती है आया मतलब ये स्त्री जाति से संबंधित होगा, ये एक स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है। तो यही दो तरीके हैं जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि कोई दिया गया शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। चलिए, तो अगर मैं बात करूं दही शब्द की, तो दही शब्द से संबंधित यदि मैं वाक्य बनाता हूं तो देखिए वाक्य कैसा बनेगा। वाक्य बनेगा दही जमाया जाता है, दही जमाया जाता है या दही जमाई जाती है। तो आप कहेंगे कि सर दही तो जमाया जाता है, दही तो जमाया जाता है। ता है आया मतलब ये शब्द कैसा होगा, ये शब्द एक पुल्लिंग शब्द का उदाहरण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए कारक यहां पर हमको दिख रहा है से,
और से जो है ये हमको दो स्थानों पर दिखता है। यदि आप कारक रचना पढ़े हैं तो आपको पता होगा 8 कारक होते हैं जिसमें कर्ता की विभक्ति होती है ने। मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए कारक है और ये इससे संबंधित विभक्ति है। तो कर्ता ने, कर्म को, करण, ये देखिए से के द्वारा। एक जगह हमको मिला क्या, से दिख गया सर। अब इसके बाद संप्रदान के लिए अपादान, फिर मिलेगा एक जगह हमको से एक जगह हमको और क्या मिल गया, एक जगह हमको सर और मिल गया से। फिर कौन आता है, तो आप बोलेंगे सर इसके बाद आता है संबंध। इसका चिन्ह जस्ट हमने डिस्कस किया था, का, के और की। फिर अधिकरण होता है, अधिकरण का चिन्ह होता है में और पर। फिर संबोधन होता है जिसका चिन्ह होता है हे, अरे। याद रखिएगा ये चिन्ह कई बार डायरेक्ट पूछता है। ठीक, चलिए तो करण का चिन्ह क्या है, से। ठीक है सर, करण का चिन्ह से, ओके है। अपादान का भी चिन्ह दिख रहा है से। अंतर क्या होता है दोनों में, देखिए यदि किसी वाक्य में दो संज्ञाओं के बीच या संज्ञा या सर्वनाम के बीच या सर्वनामों के बीच जुड़ने का, मिलने का या माध्यम का बोध होता है, वहां पर करण कारक होता है। किसका बोध होगा, जुड़ने का या माध्यम का। जुड़ने का या माध्यम का यदि बोध कराए ये से, तो वहां पर ये जो से है वो क्या होगा, करण कारक होगा। लेकिन यदि कोई से, ठीक है, लेकिन यदि कहीं पर से लगा है और अलग होने का भाव स्पष्ट हो रहा है, तब वहां पर वो अपादान कारक के अंतर्गत आएगा। क्या भाव स्पष्ट करेगा, अलग होने का, अलगाव का बोध कराएगा। ठीक, देखिए एक सरल सा उदाहरण लेता हूं। जैसे मैंने कहा कि, जैसे मैं कहता हूं कि वह ट्रेन से आया, वह ट्रेन से आया, वह मुझसे मिलने आया, वह मुझसे मिलने आया। अब यहीं पर एक मैं वाक्य प्रयोग करता हूं, एक वाक्य लिखता हूं। लिखा मैंने कि उसे देश से निकाल दिया गया, उसे देश से निकाल दिया गया। ठीक, या वह मार्ग से भटक गया, वह मार्ग से भटक गया। अब ध्यान देंगे इन वाक्यों को, इन वाक्यों के माध्यम से आप संप्रदान करण और अपादान में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए पहले वाक्य को देखिए, वह ट्रेन से आया, यहां पर से का प्रयोग हुआ है और यहां पर यह बोध हो रहा है कि ये जो ट्रेन है ये एक माध्यम का काम कर रहा है, माध्यम का बोध करा रहा है ये ट्रेन। वह ट्रेन से आया, वह बस से आया, वह टैक्सी से आया। तो यहां पर ये जो टैक्सी है, बस है, ट्रेन है, ये किसका बोध करा रहा है, माध्यम का बोध करा रहा है। और जहां माध्यम का बोध होगा वहां पर करण कारक होता है। वहीं अगर दूसरे वाक्य में देखें तो वह मुझसे मिलने आया, से यहां पर भी दिख रहा है और आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मिलने का, जुड़ने का भाव स्पष्ट हो रहा है, यानी यहां पर भी करण कारक होगा। अगले वाक्य को देखिए, उसे देश से निकाल दिया गया। तो वो जो व्यक्ति है उसका
देश से अलगाव यहां पर स्पष्ट हो रहा है। वो व्यक्ति है जिसको देश से निकाल दिया गया, यानी अलग होने का बोध हो रहा है, इसीलिए यहां पर अपादान कारक होगा, याद रखिएगा। दूसरा देखिए, वह मार्ग से भटक गया, से दिख रहा है और ये स्पष्ट हो रहा है कि वो जो व्यक्ति जिसके संबंध में बात कही जा रही है वो मार्ग से अलग हो गया। इस स्थिति में भी अलगाव है, और अलगाव है अर्थात अपादान कारक का ये वाक्य उदाहरण है। तो इसी प्रकार से यदि आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये पेड़ है, ये पेड़ है, और इस पेड़ से पत्ता जो है ये क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ये पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि यहां पर कौन सा कारक है, यहां पर अपादान कारक होगा। ठीक, चलिए, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। देखिए, ये जो शब्द है इसमें अंत में आप देखेंगे या आया हुआ है, और ये शब्द जो है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो याद रखिएगा, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में या आया हो, जिनके अंत में क्या आया हो, या आया हो, उनके ऊपर यदि आप चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो वो बहुवचन में बदल जाते हैं। जैसे डिबिया, डिबिया शब्द है, ये एक वचन है, लेकिन यदि आप लिखेंगे डिबिया तो ये बहुवचन हो जाता है। बूढ़ी, जैसे बुढ़िया एक वचन है, और बुढ़िया ये बहुवचन में बदल जाता है। तो याद रखिएगा, चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, चिड़िया, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है। तो सबसे पहले तो संज्ञा आपको पता होनी चाहिए। संज्ञा जो है ये हमें बताता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के बारे में। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। दुनिया में जितनी चीजें हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है, नाम है अर्थात ये स्वयं में एक संज्ञा है। ठीक, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, आप सबको पता है। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है भाववाचक संज्ञा, और पांचवा है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमें किसी विशिष्ट नाम का बोध होता है, यानी कोई भी चीज जिसका एक विशिष्ट नाम है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से हमें जाति का बोध होगा। देखिए, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को होता है। देखिए, समझेंगे इसको। यदि मैं बोलूंगा देश शब्द तो हाँ, ये एक जाति को दर्शा रहा है, लेकिन यदि मैं बोलूंगा भारत तो ये एक विशिष्ट देश का नाम है, यानी भारत शब्द क्या है, ये है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद रखिएगा, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि मैं बोलूं प्रदेश तो ये जातिवाचक शब्द है, लेकिन अगर मैं बोलूं छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ महतारी, तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि मैं बोलूं शहर तो ये जातिवाचक शब्द है, लेकिन अगर मैं बोलूं यहीं पर रायपुर, या मैं बोलूं बिलासपुर, या बोलूं दुर्ग, भिलाई, मुंबई, कोलकाता, कुछ भी, वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जातिवाचक संज्ञा से हमें समूची जाति का बोध होता है, जैसे मनुष्य एक जाति है, पुरुष एक जाति है, इसी प्रकार पशु एक जाति है, पुष्प एक जाति है, वृक्ष वृक्ष एक जाति है, नदी एक जाति है, पर्वत जाति है,
समुद्र या सागर जाति है, झील सब जातिवाचक शब्द हैं। ये सारे शब्द क्या हैं? जातिवाचक शब्द हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं राम, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विशिष्ट का नाम है, क्लियर है। मैं बोलूं हिमालय, हाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विशिष्ट पर्वत का नाम है। मैं बोलूं गंगा नदी, हाँ वो एक विशिष्ट नदी का नाम है। मैं बोलूं यमुना, विशिष्ट का नाम है। कावेरी, विशिष्ट का नाम है। मैं बोलूं पुष्कर झील, विशिष्ट का नाम है। ठीक, तो ये जो शब्द हैं ये जातिवाचक हैं। ठीक, और व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमें बोध होगा किसी विशिष्ट के नाम का। ठीक, तो आशा करता हूं ये क्लियर हो गया होगा डाउट। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा से समूह का बोध होता है, जैसे भीड़। सीधे सीधे कहें तो किसी भी समूह का नाम ही क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। भीड़, सभा, समिति, दल, टीम, वृंद। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे गण, समुदाय, ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द आपको दिखाते हैं गुच्छा या ढेर। ये सारे शब्द आपको क्या दिखाते हैं? ये समूह के नाम को दिखाते हैं। तो समूह के नाम को दिखाते हैं, इसीलिए क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा भाव को दर्शाने वाली संज्ञा है। ये वो संज्ञा है जो किसी दशा, स्थिति या मनोभाव को स्पष्ट करती है। याद रखिएगा, दशा, स्थिति या मनोभाव को स्पष्ट करती है। यदि मैं बात करूं भाववाचक संज्ञा की, तो जैसे क्रोध एक मनोभाव है, क्रोध एक मनोभाव है। प्रेम, दया, करुणा, मित्रता, भाईचारा सब क्या है? बंधुत्व। ये देखिए आंसर आया, बंधुत्व। ये भी क्या है? एक प्रकार का भाव है। ठीक, चलिए तो यहां से आपका आंसर मिल जाता है आपको। ये जो बंधुत्व शब्द है ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक, अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा जो है, इसमें इसको समझने के लिए आपको द्रव्य को समझना आवश्यक है। द्रव्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, देखिए द्रव्य और वस्तु में भेद होता है। द्रव्य और वस्तु दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। वस्तु जो है इसका एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आकृति होती है, या कम से कम यदि इन शब्दों को बोला जाएगा, वस्तुओं के नाम को बोला जाएगा, तो आपके दिमाग में एक आकृति स्पष्ट हो जाएगी कि हाँ भाई इसका एक आकार ऐसा हो सकता है। लेकिन द्रव्य का जब भी नाम लिया जाएगा तो आपके दिमाग में उससे संबंधित कोई भी आकृति नहीं बनेगी। जैसे यदि मैं बोलूं, मान लो लोहा, लोहा का कोई आकार या आकृति निश्चित नहीं है। लेकिन अगर मैं इस लोहे से बना दिया कुर्सी, तो हाँ कुर्सी के बारे में एक अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई ये ऐसी होगी। ठीक, जैसे मिट्टी शब्द है, मिट्टी से आप शब्द से अनुमान नहीं लगा सकते कि मिट्टी का आकार क्या है, उसकी आकृति क्या है। लेकिन अगर मिट्टी से मैंने बना दिया मटका या घड़ा, तो आपके दिमाग में एक आकृति आ जाएगी कि हाँ भाई ये मैक्सिमम ऐसा बनेगा। ठीक, तो इस स्थिति में ये जो शब्द दिख रहा है आपको, कौन सा? ये जो लोहा, ये जो मिट्टी है, ये जो तांबा है, ये जो तांबा शब्द होता है, कांसा शब्द है, दूध है, पानी है, ये सारे शब्द क्या हैं? मिट्टी तेल है, मिट्टी तेल। हाँ, इसके अलावा डीजल है, पेट्रोल है, ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक, वस्तु के उदाहरण तो कुछ भी हो सकते हैं। आपके आसपास कितनी सारी वस्तुएं हैं, दरवाजा है, कूलर है, कैमरा है, टीवी है, सब क्या है? सब के सब वस्तुएं हैं। प्लास्टिक बोलेगा तो द्रव्य है, लेकिन अगर पेन बोलेगा तो वस्तु है। ठीक, याद रखिएगा, ये जो वस्तु जब बोल रहा हूं तो ये जातिवाचक संज्ञा है सबके सब।
ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। कुर्सी, मटका, घड़ा, पेन, सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। चलिए भाई, तो अब आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में आपको क्या पूछा है, बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है। तो बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पूरब दिशा में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, यदि आपको दिशा शब्द बोले तो दिशा शब्द में बिल्कुल ये एक जातिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि दिशा तो किसी लड़की का नाम होता है सर, तो दिशा जो है वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नहीं, वो जो लड़की का नाम जो दिशा है वो इन 4 दिशाओं के नाम पर रखा गया है, यानी मूल रूप से आया कौन है शब्द, दिशा। ठीक है, तो दिशा शब्द जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा है। और यदि मैं बात करूं पूरब दिशा की, तो पूरब दिशा विशिष्ट का नाम बोध करा रहा है, इसीलिए ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। याद रखिएगा, यदि पूरब दिशा पूरा लिखा हुआ है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन यदि केवल दिशा शब्द लिखा है तो वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, घी में कौन सी संज्ञा है। घी एक पदार्थ है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बहुत आसान सा प्रश्न है, पीछे कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए एक बार और, यदि कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आपसे ऐसे ही बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तोता डाली पर बैठा है में कौन सा कारक है। यहां पर देखेंगे तो कारक के रूप में हमको दिखाई दे रहा है पर। पर जो है ये चिन्ह होता है अधिकरण का, अधिकरण का चिन्ह होता है। यहां पर अधिकरण की बात करें तो इस चिन्ह के ठीक पहले वाला शब्द अधिकरण होता है। फिलहाल यहां पर आंसर हो जाएगा आपका अधिकरण, क्योंकि में और पर ये चिन्ह किसके होते हैं, अधिकरण के। अगला क्वेश्चन, कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है अव्यय, संज्ञा चिन्ह, परसर्ग या संयोजक। तो याद रखिएगा, कारक चिन्हों को कहा जाता है परसर्ग। आपने ये सुना होगा, कहां सुना होगा, देखिए कोई भी शब्द अपना स्वरूप 3 कारणों से बदलता है। या तो लिंग बदल दो तब वो अपना स्वरूप बदलेगा, जैसे राम आम खाता है। इस खाता है शब्द को ध्यान देंगे तो राम शब्द जो है ये पुल्लिंग है। मैं यहां पर यदि स्त्रीलिंग लगाता हूं, सीता आम खाती है, यानी इस शब्द का स्वरूप क्या हो गया, परिवर्तित हो गया लिंग के कारण। वचन के कारण भी परिवर्तित होता है। राम एक वचन शब्द था, सीता एक वचन शब्द था। यदि मैं बोलूं वे आम खाते हैं, तो यहां पर ये जो ते हैं लगा है, ये किसके कारण हुआ है, वचन बदलने के कारण। तो शब्द जो है वो अपना स्वरूप बदलता है 3 कारणों से, एक लिंग के कारण, एक वचन के कारण और तीसरा परसर्ग या कारक के कारण। याद रखिएगा, कारक को परसर्ग भी कहा जाता है भाई। और कारक के कारण कोई शब्द अपना स्वरूप बदलता है, बिल्कुल बदलता है। जैसे मान लो मैं लिखता हूं, राम ने मोहन को पीटा। यहां पर आपको 2 चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक। एक चिन्ह आपको दिखाई पड़ रहा है, कौन सा, एक चिन्ह आपको दिख रहा है राम, ठीक है, इसके साथ लगा हुआ चिन्ह है ने। और ने जो है ये एक कर्तावाचक चिन्ह है, कर्ता का चिन्ह होता है। वहीं अगर को की बात करें तो को जो होता है ये कर्म का चिन्ह होता है। तो इस वाक्य में राम कर्ता है और मोहन कर्म है। चलिए अब चिन्ह को थोड़ा सा अदल बदल लेते हैं। मैं ने को यहां ले आता हूं और को यहां ले आता हूं। अब वाक्य का स्वरूप क्या हो गया, राम को मोहन ने पीटा, ये हो गया। अब जो कर्ता था वो कर्म बन गया, देखिए, क्योंकि अब पिटाई किसके द्वारा की जा रही है, तो मोहन के द्वारा की जा रही है।
तो मोहन क्या हो गया, कर्ता हो गया, और राम क्या हो गया, ये हो गया कर्म। तो कारक के कारण एक तो ऐसा बदलेगा। दूसरा, सर्वनामों में ये परिवर्तन हमको एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। जैसे मैं की यदि कारक रचना बनाएंगे तो बनेगा मैंने, फिर मुझे या मुझको। देखिए शब्द क्या था, मैं, बदल के क्या हो गया, मुझ हो गया, स्वरूप में परिवर्तन हो गया। तो याद रखिएगा इसको कि ये जो कारक हैं, कारक चिन्ह हैं, इनको क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है परसर्ग। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपनाना किस प्रकार की क्रिया है। ऑप्शन है अनुकरणात्मक, नाम धातु, अधिकरण या व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, वैसे संज्ञा बोल रहा है तो ये तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता है ना। अधिकरण तो कारक का उदाहरण होता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अनुकरणात्मक क्रिया को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है। अनुकरणात्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है। क्रिया के अंतर्गत एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है। जैसे मैं बोलता हूं फड़फड़ाना, फड़फड़ाना पुनरावृत्ति, गुड़गुड़ाना, गुड़गुड़ाना, बड़बड़ाना, बड़बड़ाना, ये देखिए पुनरावृत्ति। तो अनुकरणात्मक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति से बनती हैं। अब दूसरा ऑप्शन चेक करिए, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिसका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से होता है। याद रखिएगा, यदि किसी क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से हो तो ऐसी क्रियाओं को कहा जाता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। ठीक, इसका स्वरूप क्या होता है, देखिए इसका स्वरूप कैसे हो सकता है। जैसे हाथ से बन जाता है हथियाना, बात से बन जाता है बतियाना, लात से बन जाता है लतियाना। इस प्रकार के शब्द। सर्वनामों की बात करूं तो मध्यम पुरुषवाचक एक सर्वनाम है हमारे पास, कौन सा, आप। आप शब्द बदलता है अपना में, और अपना से क्रिया बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, अपनाना। ये देखिए आपके प्रश्न का उत्तर यहां पर छुपा हुआ है। विशेषण से कैसे दिखेगा, जैसे सुंदर शब्द है, सुंदर शब्द, तो सुंदर दिखना, कुरूप लगना, ये सब क्या है, विशेषण से बनने वाले नाम धातु क्रिया है। ठीक, प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा नाम धातु क्रिया। ठीक है, ये कौन सी प्रकार की क्रिया है, नाम धातु प्रकार की क्रिया है। इसके और उदाहरण जैसे बतियाना, लतियाना, है ना, बतियाना, लतियाना। ठीक है, इस प्रकार के शब्द, इसमें मटियाना शब्द आता है, ऐसे शब्द इसमें आते हैं। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है। ऑप्शन है क्रिया विशेषण, विशेषण, सर्वनाम या अव्यय। इस वाक्य का यदि आप परीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राम के द्वारा क्रिया की जा रही है, इसीलिए राम करता है। धीरे धीरे, इस पर अभी चर्चा करेंगे। पढ़ता है, ये क्रिया का स्वरूप है। यदि क्रिया पूछे तो इसमें क्रिया कौन सी निहित है, पढ़ना। ठीक है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें क्रिया क्या है, पढ़ना। ये जो धीरे धीरे शब्द है ये इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये जो धीरे धीरे शब्द है ये क्या है, ये है एक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, आपको पता होगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, कालवाचक होता है,
एक स्थानवाचक होता है, एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक, तो ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। यदि इसकी बात करूं धीरे धीरे की, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है क्रिया के होने के तरीके के रूप में। यानी यदि मुझे पता करना हुआ कि ये किस प्रकार की क्रिया है, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो मैं इससे पूछूंगा राम कैसे पढ़ता है, तो मुझे उत्तर मिलेगा क्या, धीरे धीरे। यानी ये एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, तो प्रश्न में वापस आते हैं। देखिए क्या लिखा है, राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। यदि आपको थोड़ा सा गहराई में जाकर पूछता कि इसमें क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है, तो इसका आंसर होता रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुष्कर में कौन सी संधि है। देखिए बहुत आसान सा उदाहरण है, दुह धन कर, इससे बना हुआ है शब्द दुष्कर। असल में विसर्ग संधि का एक नियम है जिसमें यह कहा जाता है कि यदि विसर्ग के पूर्व अ या आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो और विसर्ग के पश्चात क ख या प फा हो, तो विसर्ग बदल जाता है षटकोण के श में, आधे षटकोण के श में बदल जाता है। बस वही हुआ है, ये विसर्ग बदल गया है आधे षटकोण के श में। ठीक, चलिए तो यहाँ पे कौन सी संधि है, याद रखिएगा विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्विगु समास, कर्मधारय समास, अ व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। यदि हम बात करें द्विगु समास की, तो द्विगु समास में तो पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होना चाहिए, उस हिसाब से ये तो आंसर नहीं हो सकता। यदि मैं कर्मधारय समास की बात करूं, तो कर्मधारय समास की परिभाषा ये बोलती है कि वह समास जिसमें दोनों पदों में समानाधिकरण होता है तथा पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे मैं अगर कहूं लाल कमल, तो यहां पर पहला पद दूसरे की विशेषता बता रहा है, तो ये पद हो गया विशेषण और दूसरा पद हो गया विशेष्य। तो यहां पर यदि समास पूछे तो ये कौन सा समास का उदाहरण है, तो ये है कर्मधारय समास का। इसी प्रकार यदि मैं बोलूं कि नरसिंह, तो यहां पर एक संबंध स्थापित हो रहा है नर और सिंह के बीच। नर है यहां पर उपमेय और सिंह है यहां पर उपमान, रूपक अलंकार की स्थिति में यह दिखाई पड़ता है। ठीक, तो उपमेय और उपमान का संबंध जहां निर्धारित होता है वहां भी कर्मधारय समास होता है, याद रखिएगा। जहां पर एक की तुलना दूसरे से होगी वहां पर कर्मधारय समास होगा। जैसे चरण कमल, चरण कमल, मन मुकुर, मन की तुलना हो रही है मुकुर यानी दर्पण से, यहां पर चरण की तुलना हो रही है किससे, कमल से। देह लता, देह की तुलना लता से, तो यहां पर भी उपमेय उपमान का संबंध है, इसीलिए यहां भी कर्मधारय समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय में कौन सा समास है। यदि मैं सूर्योदय का विग्रह करता हूं तो यह विग्रह बनता है सूर्य का उदय, सूर्य का उदय। तो सूर्य और उदय ये दो पद हमको दिखाई दे रहे हैं और दोनों पदों के बीच से कारक की एक विभक्ति का लोप हुआ है। ये देखिए, ये कारक की विभक्ति कौन सी है, तो आप कहेंगे सर ये तो संबंध कारक की विभक्ति है। तो संबंध कारक की विभक्ति है, इसीलिए यहां पर तत्पुरुष समास होगा। याद रखिएगा, जहां पर भी दोनों पदों के बीच से
कारक की विभक्ति का लोप होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास के 6 भेद जो हैं वो कारक के चिन्हों के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। जिस कारक का चिन्ह लोप होता है उसी के आधार पर उसका नामकरण होता है। जैसे यदि मान लो को का लोप हुआ है तो वहां पर कहा जाएगा कि ये शब्द कर्म कारक तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं कहता हूं यश प्राप्त, यश प्राप्त, तो यदि इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, यश को प्राप्त। ऐसा लोप हुआ है पद कौन सा, को का। इसी प्रकार यदि से का लोप हुआ है, से, ठीक है, तो से चिन्ह होता है करण कारक का, करण कारक का। तो यदि मान लो पद लगा है से का, दोनों पदों के बीच में से लगा है, जैसे मैं बोलूं भय भीत, तो विग्रह क्या होगा, भय से भीत, भय से भीत। तो भय आकर के जुड़ा उस व्यक्ति से, इसीलिए वो भीत हो गया। भीत का अर्थ होता है कांपना, याद रखिए। तो भय से भीत, कैसे कांप रहा है वो, भय से कांप रहा है, यानी भय आकर के जुड़ा है, जुड़ने का भाव है, इसीलिए यहां पर करण कारक होगा। इसी प्रकार के लिए का यदि लोप हुआ है तो वहां पर संप्रदान कारक तत्पुरुष होता है। जैसे मैं बोलूं हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, विधान सभा, विधान के लिए सभा। ऐसा पहला पद और आखिरी पद जुड़ेगा और बीच का जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। इसी प्रकार बाकी के उदाहरण भी बनते हैं। मैंने पिछले वीडियो में इसको थोड़ा सा डिटेल में बताया है, आप चाहे तो वहां जाकर के देख सकते हैं। तो सूर्योदय में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। यदि आपको पूछता तत्पुरुष के अंतर्गत कौन सा समास है, तो यहां पर सूर्य का उदय, इसीलिए संबंध कारक तत्पुरुष यहां पर हमको दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अमर्ष किसका पर्यायवाची है। देखिए अमर्ष का अर्थ होता है क्रोध, याद रखिएगा, एकदम फैक्चुअल चीज है, याद रखना है। अमर्ष का मतलब क्या होता है, क्रोध। ठीक, अगला क्वेश्चन, चंदन का पर्यायवाची है गंधराज, मलय, श्रीखंड या ये सभी। याद रखिएगा चंदन के पर्यायवाची में गंधराज भी आता है, श्रीखंड भी आता है और मलय भी आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसके आंसर है, इसके पर्यायवाची हैं। विपिन का पर्यायवाची क्या है, विपिन का पर्यायवाची होता है जंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथ का विलोम शब्द क्या होता है। आप जब कोई संस्कृत की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर ये दिखता है आपको, अथ श्री महाभारत कथा, आपने सुना होगा, ठीक है। तो अथ का अर्थ होता है प्रारंभ, इसका विपरीतार्थी शब्द होता है इति। इति का अर्थ होता है समाप्त। आपने देखा होगा ना, इति श्रीमद् भागवत प्रथमोध्याय संपन्न, ऐसा लिखा होता है। तो इति जो है ये बताता है संपूर्णता को, पूर्णता को दर्शाता है। ठीक, तो अथ का विलोम शब्द क्या होगा, इति। अगला क्वेश्चन, ओन्हा ओन्हारी शब्द युग्म का अर्थ क्या है। छत्तीसगढ़ी शब्द हरे भाई, चिंडरे हो, है ना। ओन्हा, ओन्हा मतलब क्या होते, कपड़ा, ठीक है। नानकुन मटुक दास ओन्हा पहिरे 150, प्याज के लिए जनौला आता है ना। तो ओन्हा किसको बोला जाता है, कपड़े को। ओन्हा पहिरे 150, यानी 150 ठो कपड़ा पहने हैं। कौन है, गोंदली, प्याज है। ओन्हारी का मतलब, ओन्हारी बोला जाता है रबी फसल को। रबी फसल अभी ठंडी में बोआते यार, सब जाना तो है ना। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, इतना पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में रबी फसल ला का बोलते, ओन्हारी कहते। तो एक आंसर का हो जाही, ओन्हा यानी कपड़ा और ओन्हारी यानी रबी फसल। तो ऑप्शन नंबर डी एक सही आंसर हो जाही। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उच्छ्वास का विलोम क्या होगा। देखिए उच्छ्वास का मतलब होता है श्वास लेना, अंदर लेना।
जब आप वायु को ग्रहण करते हैं तो उसको बोला जाता है उच्छ्वास, और इसका विलोम होता है निःश्वास, यानी श्वास को छोड़ देना, बाहर निकाल देना। चलिए, गरल का विलोम क्या होगा? गरल बोला जाता है भाई विष को, याद रखिएगा। गरल किसको बोला जाता है? विष को। तो इसका पर्यायवाची देखिए, मित्र हो सकता है क्या? नहीं। अजेय हो सकता है क्या? नहीं। अनाड़ी हो सकता है क्या? नहीं। सुधा, हाँ सुधा जो है ये अमृत का पर्यायवाची है, इसीलिए सुधा इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, गरल सुधा संग करई मिताई आता है तुलसीदास जी के पद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंडन का विलोम क्या होगा? खंडन का अर्थ होता है काटना, कम करना, प्रभाव में कमी ला देना। ठीक, तो इसका विलोम क्या होता है? मंडन, मुंडन, धोखा, समर्थन। तो याद रखिएगा, खंडन का विलोम होता है मंडन, इसलिए शब्द सुने होंगे, खंडन मंडन मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, ना तो मैं किसी चीज को कम करना चाहता हूं, ना किसी चीज के प्रभाव को बढ़ा के बताना चाहता हूं। तो ना खंडन ना मंडन। अगला क्वेश्चन, निरभिमान में कौन सा उपसर्ग होगा? तो देखिए, निरभिमान शब्द को यदि आप तोड़ेंगे तो निर, धन, अभिमान, इन शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग हमको सामने दिख रहा है, निर इसका आंसर होगा। ठीक है, कुछ लोग इसमें याद रखिए अशुद्धि के रूप में देखते हैं इसको। कैसे? कुछ लोग सोचते हैं कि निराभिमान जो है ये सही शब्द होगा, जबकि निराभिमान गलत होता है भाई, याद रखना क्या होता है? निरभिमान, ऐसा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए, चिकना घड़ा होने का मतलब ये होता है कि देखिए, चिकना घड़े पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उसके ऊपर कितना भी पानी डाल लो वो भरने वाला नहीं है। ठीक है, तो किसी बात का प्रभाव ना होना, ये होता है चिकना घड़ा होना। ठीक है, वो किसी की बात नहीं सुनता, चिकना घड़ा हो चुका है, ऐसा बोला जाता है। ठीक, तो आंसर क्या होगा? किसी की बात का प्रभाव ना होना। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला रूप कौन सा है? प्रत्युत्तर, प्रति उत्तरीय, प्रत्युत्तर या प्रत्युत्तर? ठीक है, ऐसे आधा था और है जी इसमें। हाँ, तो यही आंसर होता। ठीक है, असल में प्रत्युत्तर ऐसे लिखा जाता है, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रत्युत्तर। ठीक है, कौन सी संधि है पूछेगा तो यहाँ पर यण स्वर संधि है। क्यों है यण स्वर संधि? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि कहीं पर य बना है या व बना है या र बना है, उसके ठीक पहले वाला वर्ण यदि आधा है तो वहां पर कौन सी संधि होती है? यण स्वर संधि होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाला रूप कौन सा है? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतीवशयोक्ति या अतिशयोक्ति? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर अतिशयोक्ति हमने तो ऐसा देखा है, ऐसा लिखा होता है। देखिए, असल में ये जो शब्द है ये अतिशय, धन, उक्ति, इससे बना हुआ है। ये गुण संधि का उदाहरण है और इनके मेल से फिर बनता है शब्द अतिशयोक्ति। याद रखिएगा, श पूरा होता है भाई। ठीक है, हम लोग जो बचपन में कई बार हुई है हमसे ये मिस्टेक हुई है ना? क्या मिस्टेक हुई है कि हम इस श को आधा लिखते हैं, आधा नहीं होता, ये श पूरा होता है। ठीक, उच्चारण क्या होता है? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। अभी तक हम लोग अतिशयोक्ति पढ़ते थे, वो गलत उच्चारण है। चलिए, रिजु का विलोम क्या होगा? देखिए, रिजु का मतलब होता है सीधा। रिजु का मतलब क्या होता है? एकदम सीधा। ठीक है, रिजु। और इसका विलोम शब्द होगा, सीधी सी बात है, रिजु का विलोम क्या होगा? टेढ़ा। ठीक है, सीधा का विलोम क्या होगा? टेढ़ा। और इस टेढ़ा के लिए संस्कृत में शब्द आता है वक्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिजु का विलोम क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। ठीक, तो ये थे हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी एसआई भर्ती परीक्षा में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।